नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम पादपों में जो श्वसन की क्रिया विधि होती है, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, उससे संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। हमने देखा कि पादपों के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया हो, पादपों हो, जंतुओं के अंदर हो, सभी के अंदर श्वसन की क्रिया में ईंधन का जो कार्य करता है वो ग्लूकोज करता है। कौन करता है? ग्लूकोज करता है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के ये पूरी तरह से यदि ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यदि पूरी तरह ऑक्सीडेशन हो गया तब इससे अंतिम प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं CO2, H2O और निकल जाती है एनर्जी। और एनर्जी जो होती है किसी भी जीव के शरीर के अंदर हमेशा ATP के रूप में बनती है। किस रूप में बनेगी? ATP के रूप में बनती है। ये क्रिया सेल के भीतर होती है। इस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है या यूँ कहें कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में होती है, तो ये अंतिम उत्पाद में CO2, H2O बनेगा। और ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। कितने ATP ऊर्जा बनेंगे? 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है यदि एक ग्लूकोज का अणु कंज्यूम होता है तो, या ऑक्सीडाइज होता है तो। इस क्रिया के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी साइटोप्लाज्म की। किसकी? साइटोप्लाज्म की। हमें ज़रूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तभी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब ये श्वसन की मैकेनिज्म चलती है तो श्वसन की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर मेनली हम मानते हैं कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज होंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये क्रिया होती है तब इसका नाम पड़ जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या पड़ जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरी जो क्रिया है जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है तब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तब इसके अंदर दो प्रोसीजर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है लिंक रिएक्शन जो होती है उसी को बोलते हैं गेटवे पाथवे। कौन सा पाथवे कहा था हमने? गेटवे पाथवे कहा था। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, उस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये 2 पाइरुविक एसिड। कौन सा एसिड बना देगा? 2 पाइरुविक एसिड बना देता है। इस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंदर खास बात होती है कि इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ना तो कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इसमें CO2 का बाहर की तरफ निष्कासन भी नहीं होता है। अर्थात ये ऑक्सीडेशन और एनऑक्सीडेशन की जो क्रिया है उसमें नहीं होती, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी नहीं होता। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, डीकार्बोक्सिलेशन CO2 का निकलना। तो इसमें ना तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है ना CO2 रिलीज होती है। इसलिए ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही क्रियाओं के लिए कॉमन पाथवे होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड के 2 अणु बन जाते हैं। दूसरी है अपनी लिंक रिएक्शन में क्या होगा, ये जो बना हुआ पाइरुविक एसिड है, ये पाइरुविक एसिड आगे चलकर टूट जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें टूटेगा ये? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और इसमें से रिलीज हो जाती है CO2 रिलीज हो जाती है, तो CO2 निकलेगी। तो ये जो क्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कहाँ पर होती है ये? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और निकलती है CO2। ऑक्सीजन यहाँ लगी इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यहाँ CO2 निकली इसलिए ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। तो इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया भी हो रही है। एक प्रोसीजर होता है उसे अपन बोलते हैं क्रेब्स चक्र। कौन सा साइकिल कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये जो क्रेब्स चक्र है, ये क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है,
कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो क्रिया होती है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये क्रिया भी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो ये भी मैट्रिक्स में, वो भी मैट्रिक्स के अंदर होती है। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रिया चलती है तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है उस एसिटाइल कोएंजाइम की का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं CO2 और H2O। क्या बनेंगे, CO2 और H2O। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी। इन तीनों जो प्रोसीजर यहाँ पर लिखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर होती है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। इसके सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के एंजाइम ही होते हैं। लिंक रिएक्शन जो होती है वो दोनों को वास्तव में लिंक करती है, क्योंकि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें पायरुविक एसिड बना और वो पायरुविक एसिड को ये कन्वर्ट कर देती है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर एक सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्रिया करके 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बना देता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। तो जो क्रेब्स साइकिल है उसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड चक्र। अब अपन एक एक करके देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसी को EMP पाथवे भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, EMP पाथवे। EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर E का मतलब होता है एम्बरडेन, एम्बरडेन। ये एम्बरडेन, M का मतलब होता है मेयरहोफ, मेयरहोफ, और P का मतलब होता है पारनास, पारनास। एम्बरडेन, मेयरहोफ, पारनास तीनों वैज्ञानिकों के नाम हैं। इन वैज्ञानिकों से संबंधित होने की वजह से ही इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। दूसरा शब्द याद रखेंगे कि ये ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों श्वसन के अंदर कॉमन पाथवे होता है। ये ऑक्सी श्वसन में भी होता है और ये अनॉक्सी श्वसन एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है। ऑक्सी श्वसन दोनों में होता है, दोनों में कॉमन पाथवे है, दोनों में कॉमन पाथवे का काम करता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होती और इसमें CO2 का निष्कासन भी नहीं होता, यानी ऑक्सीडेशन भी नहीं होता और ये डीकार्बोक्सिलेशन भी इसमें नहीं होता है। ये जो क्रिया है ये लीनियर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस होता है ये, लीनियर प्रोसेस। ये रेखीय क्रिया होती है और रेखीय क्रिया जो होती है उस रेखीय क्रिया में या प्रक्रम के दौरान, रेखीय प्रक्रम में लीनियर प्रोसेस के दौरान लगभग 10 बायोकेमिकल चेंजेज आते हैं। कितने चेंजेज आते हैं इसमें, 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और इस क्रिया में पहला जो एंजाइम भाग लेता है, पहला एंजाइम जो इस क्रिया में भाग लेता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो इसमें पहला एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा और जो अंतिम एंजाइम इस क्रिया में भाग लेता है, अंतिम एंजाइम इस क्रिया में भाग लेगा उसका नाम होगा पायरुवेट काइनेज। कौन सा एंजाइम, पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम होता है, पायरुवेट काइनेज, वो इस क्रिया में अंतिम एंजाइम होता है और जो पहला एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज होता है। लीनियर प्रोसेस है, 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को चलाने के लिए लगभग 10 ही एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ना CO2 का निष्कासन होता है। ये ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन चलता है।
इसे ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। और ये जो चक्र संपन्न होता है ये चलता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर चलता है ये? साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य में चलता है, कोशिका द्रव्य में चलता है। तो कहाँ पर चलता है ये? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में चलता है। और जब ये चलता है तो इसके अंदर अंतिम जो उत्पाद होता है उस अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो यहाँ पर एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन रखता है, उसके बिना किसी भी ऑक्सीडेशन की क्रिया के उसका मॉडिफिकेशन होकर 2 पायरुविक एसिड बनाता है। 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन होते हैं 3। तो इसमें एक ग्लूकोज का अणु साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में भाग लेते हुए अंतिम उत्पाद एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के अणु बना देता है। ये जो पायरुविक एसिड बना है इसमें कार्बन की संख्या होती है 3, इसलिए 2 पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से बनते हैं। इसके अलावा इसमें एटीपी भी बनते हैं, और इसमें जो एटीपी बनते हैं वो भी 2 माध्यम से बनते हैं। एक बनते हैं ईटीएस के माध्यम से। किसके माध्यम से बनते हैं? ईटीएस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि जब ये क्रिया चलती है तो इसके अंदर 2 NADH2 भी बनते हैं, और 2 NADH2 जब आगे ETS में भाग लेते हैं तो हम जानते हैं कि एक NADH2 से बनते हैं 3 ATP। तो 2 से कितने बनेंगे? 6 ATP। कितने ATP बन जाते हैं? 6। और दूसरे जो ATP बनते हैं वो बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है बिना ETS। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का मतलब होता है बिना ETS के जो डायरेक्ट ATP बनते हैं। जो डायरेक्ट ATP बनते हैं, तो डायरेक्ट ATP जो बनते हैं इसमें बनते हैं 4। कितने ATP बनते हैं? 4 ATP का उत्पादन इस क्रिया में होता है। इनमें से अब इस प्रक्रिया को चलाने के लिए खर्चा भी आता है 2 ATP का। खर्चा कितने का आता है? 2 ATP। कहाँ पर खर्चा आएगा ये अपन आरेख के माध्यम से समझ लेंगे। तो ये अपने मोटा मोटा लिखा कि यहाँ ETS के माध्यम से जो ATP काउंटिंग करेंगे तो इसमें एक ETS के माध्यम से आएंगे, और एक बार जब ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है तो उसमें 6 ATP बनते हैं ETS के माध्यम से। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का मतलब होता है बिना ETS के ही डायरेक्ट ATP उत्पादन की क्रिया, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ही डायरेक्ट उत्पादन होते हैं, तब उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जिसमें 4 ATP डायरेक्ट बनते हैं। लेकिन जब ये प्रोसीजर किया जाता है तो इसके अंदर 2 ATP का खर्चा भी आता है। इसलिए इसमें जो प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं वो कितने ATP का उत्पादन होगा? 8 ATP यहाँ पर बच जाते हैं। तो 8 ATP का उत्पादन हो जाता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र को ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म या ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म भी कहने लगे हैं आजकल। ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म या इसी को बोलते हैं कैटाबोलिक रीसिंथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? कैटाबोलिक रीसिंथेसिस। तो रीसिंथेसिस भी कहा जाता है। रीसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वास्तव में कुछ ऐसे मध्यवर्ती स्पेसीज भी बनती हैं जिनका उपयोग किसी दूसरे यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के ऐसे केमिकल्स भी इसमें बनते हैं जिनका उपयोग किसी दूसरे पदार्थ या यौगिकों के उत्पादन में भी किया जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं आजकल रीसिंथेसिस। तो रीसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि आजकल ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस
कौन से पाथवे को कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को के अंदर बनने वाले एटीपी ईटीएस के माध्यम से कितने बनते हैं? 6। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से कितने बनते हैं? 4। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का अर्थ क्या है? बिना ईटीएस के डायरेक्ट एटीपी के उत्पादन की क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। अंतिम उत्पाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 बनते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसमें पहला एंजाइम कौन भाग लेता है? हेक्सोकाइनेज। अंतिम एंजाइम पायरुवेट काइनेज। और ये रेखीय प्रक्रम है जिसमें 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती और CO2 का निष्कासन भी नहीं होता। ये ऑक्सीश्वसन अनाक्सीश्वसन दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। क्लियर बात? अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस चलता है वो कैसे कैसे संपन्न होता है। ये यहाँ पर ये आपके सामने इसका आरेख बना हुआ है, एक लीनियर प्रोसेस बना हुआ है। इस लीनियर प्रोसेस में ये याद रखना है कि कहाँ से क्रिया स्टार्ट होती है और कहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। तो यानी कि स्टार्ट में जो अभिकारक या रिएक्टेंट है वो क्या है? तो देखिए इसका जो मेन रिएक्टेंट है वो क्या है? ग्लूकोज। कौन है भाई? ग्लूकोज इसमें भाग ले रहा है। ग्लूकोज जो कि एक हेक्सोज शुगर होती है। कैसी शुगर है? हेक्सोज। इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। ये मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड ये ग्लूकोज कहाँ बना था? ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान बना था। पादपों के अंदर जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और यहाँ पर यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर ग्लूकोज से आगे चलकर बनते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस क्रिया में पहला एंजाइम भाग लेता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम भाग ले रहा है? हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये वास्तव में एक तरीके से उसका जो अरेंजमेंट होता है उसी में चेंज करता है ग्लूकोज। दूसरे यहाँ लिखा है कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो एक एटीपी खर्च हो जाता है और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। क्योंकि जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो इसमें एक फास्फेट समूह आगे काम आएगा तो रिलीज हो जाता है। यहाँ पर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एटीपी है यहाँ पर क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। एक एटीपी का क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। इसलिए एक एटीपी यहाँ पर पहली बार भिड़ते ही खर्च हो जाता है। दूसरा लिखा है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब बनता है तो फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम काम आता है। यानी ग्लूकोज है फ्रक्टोज है, दोनों ही कैसी शर्करा होती हैं? ये दोनों हेक्सोज शुगर होती है। बस अरेंजमेंट अलग अलग होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर एल्डोज शुगर एल्डिहाइड समूह रहता है और एल्डोज, जबकि फ्रक्टोज उसमें कीटोन समूह रहता है। इतनी सी बात है। ग्लूकोज जो होता है ये ग्लूकोज जब होगा तो उसके अंदर ग्लूकोन डी बोलते हैं, उससे डेक्सट्रोज शुगर है। और फ्रक्टोज होती है वो लेबुलोज शुगर होती है, वामावर्ती शुगर होती है। और जब ग्लूकोज से बनेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट तब यह एंजाइम काम आ रहा है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। फिर ये जो बना हुआ अपना फ्रक्टोज 6 फास्फेट है इससे बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम भाग लेता है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखिए यहाँ पर भी एक एटीपी की जरूरत पड़ी तो एक एटीपी यहाँ पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में खर्च हो गया, एक फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में खर्च हो गया और ये 2 एटीपी यहाँ पर खर्च हो गए। भिड़ते ही 2 एटीपी का क्या आ जाता है? खर्च आ जाता है। और यहाँ से जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट है तो ये फिर 2 पदार्थों में टूट जाता है। एक है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट लिखा है एल्डोलेज एंजाइम भाग ले रहा है। एल्डोलेज इसलिए क्योंकि एल्डोज शुगर है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये 3 कार्बन इधर 3 कार्बन वाला ये भी प्रोडक्ट पीजीए हो, पीजीएल हो या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो, ये ट्रायोज शुगर होती हैं।
कौन सी शुगर रहती हैं? ट्रायो, जिनके अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो 3 होती है, C3H6O3 इनका सामान्य सूत्र रहता है। इनसे आगे चलकर जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उससे बन जाता है 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से आगे चलकर 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरैल्डिहाइड है, और यहाँ बन गया ग्लिसरिक एसिड। तो ये तो था 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक और ये है 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है। देखिए डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? हाइड्रोजन निकलवाएगा। हाइड्रोजन डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को निकलवा देता है, जिससे 1,3 तो 1,3 है, डाई है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है पीजीए में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पर 2 NAD+ काम आ रहे हैं। 2 NAD है, वो 2 NAD किस में बदल रहे हैं? NADH2 में बदल रहे हैं। 2 NADH2 में बदल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ETS के माध्यम से आगे चलकर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। जैसे 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये आगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक यानी 1 हट गया तो ये 3-डाई-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम आता है, काइनेज एंजाइम है, और ये यहाँ 2 ADP से 2 ATP का उत्पादन हुआ। देखिए यहाँ पर NADH2 का उत्पादन हो रहा है, और NADH2 आगे चल करके किस में भाग लेने वाले हैं? तो ये तो किस में भाग लेंगे? ETS में, और ETS के माध्यम से कितने ATP का उत्पादन करेंगे? 6 का, क्योंकि एक NADH2 से ऑक्सीकरण होकर के 3 ATP का निर्माण होता है, तो आगे चलकर ये ETS में जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्ट ATP बन रहे हैं ADP से, तो ये डायरेक्ट शुद्ध लाभ हो गया। कैसा लाभ हो गया? शुद्ध लाभ। तो ये डायरेक्ट ATP बन गया। यहाँ ATP का खर्चा हुआ 2 का, ये 2 ATP यहाँ पर लाभ के रूप में बचे, अतः दोनों कैंसिल हो गए, मतलब 2 खर्चा आ गया और 2 ATP खर्च यहाँ पर लाभ हो गए। यहाँ पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP। क्या बन रहा है यहाँ पर? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ये 3 कार्बन वाला पदार्थ है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये जब बनता है तो यहाँ पर 2 पानी के अणु भी निकलते हैं, 2 पानी के अणु बाहर निकल जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से PEP। PEP में कन्वर्जन के लिए इनोलेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। कौन सा एंजाइम है? इनोलेज। देखिए जो PEP है वो फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा पायरुविक काइनेज की वजह से। यहाँ भी 2 ADP से 2 ATP बन रहे हैं। देखिए 2 ATP यहाँ बने, 2 ATP यहाँ बने। यहाँ पर किसी भी प्रकार के ATS की जरूरत नहीं है। ATS यहाँ पर चलेगा, परिणाम स्वरूप यहाँ से आगे चलकर बनेंगे ATP। तो ये 2 ATP जो यहाँ बने थे, वो यहाँ 2 ATP खर्च भी हो, 1 ATP यहाँ खर्च हो गया, 1 ATP यहाँ खर्च हो गया, 2 ATP यहाँ लाभ हुए, इसलिए 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच गए 2 ATP। तो हमें 2 ATP हैं, यहाँ से लाभ मिल जाएगा। तो इसमें जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज धीरे धीरे क्रमागत 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बदल गया पायरुविक एसिड में। ज़्यादातर प्रश्न होता है कि पायरुविक एसिड की जो क्रिया है उसमें पहला कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। अंतिम एंजाइम पायरुवेट काइनेज होता है। तो हेक्सोकाइनेज और पायरुविक काइनेज एंजाइम भाग लेते हैं। यहाँ पर इस क्रिया के में चलाने में खर्च ATP कितने हैं? 2 ATP का खर्च आता है। डायरेक्ट ATP कितने बन जाते हैं? तो डायरेक्ट ATP 4 बनते हैं, उनमें से 2 खर्च भी हो जाते हैं। यहाँ इसका सारांश लिखा हुआ है। ये सारांश ये कह रहा है कि एक ग्लूकोज अणु है, तो एक ग्लूकोज अणु आगे जाएगा तो 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया, और ये ग्लूकोज बनाएगा पायरुविक एसिड। 2 ATP काम आएंगे, तो 2 ATP का क्या हो रहा है? यहाँ पर
खर्चा हो रहा है। ये कह रहा है कि 4 ADP कंज्यूम होते हैं, बिल्कुल 4 ADP से आगे चलकर 4 ATP भी बनेंगे और 2 NAD प्लस की ज़रूरत होती है। NAD प्लस जो होते हैं, ये NAD प्लस है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं ये? इलेक्ट्रॉन ग्राही। NAD प्रथम ये इलेक्ट्रॉन ग्राही से रिलेटेड होता है। तो ये इस क्रिया के अंत में अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु बने, ये 2 ATP खर्च होते हैं, 4 ADP कंज्यूम हो रहे हैं, बदलेंगे 4 ATP के अंदर और 2 NAD। आगे चलकर ये जो ADP हैं, ये ADP में कन्वर्ट हो गए, मतलब इनका तो खर्चा हो गया। ये जो ATP हैं, ये हमें लाभ हुआ लेकिन 2 का खर्चा भी हुआ। ये जो 2 NADH2 हैं, इनका आगे चलकर क्या होगा, ETS के माध्यम से जाएंगे और ETS में जाकर के दे देंगे ये 6 ATP। 4 ATP हमें यहाँ से डायरेक्ट मिले हैं। कितने ATP? 4 ATP। तो 4 ATP तो मिलते हैं हमें डायरेक्ट, और जो 4 ATP डायरेक्ट मिल रहे हैं उनमें से खर्चा कितने का हो गया? 2 का। तो ये क्या है, अपना खर्चा हो गया, खर्चा है। 10 में से 10 का तो हुआ उत्पादन, 2 का हो गया खर्चा, 2 ATP खर्च। तो हमें वास्तव में लाभ कितने का हुआ? तो 8 ATP का। कितने का उत्पादन हो गया? 8 ATP का हमें यहाँ पर उत्पादन होता है। अब यहाँ से जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसे हमें करना होता है। यदि हमें पूछा जाए कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से कुल कितने ATP बनते हैं? 4। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की क्रिया के अतिरिक्त ETS के माध्यम से कितने बनते हैं? 6। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को संपन्न करने के लिए कितने ATP खर्च हो जाते हैं? 2। कितने बच जाते हैं? तो 8 ATP का निर्माण होता है, 8 ATP। इसमें अभिकारक का काम कौन कर रहा है? ग्लूकोज। और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। कितनी ATP बन रहे हैं? 8 ATP का निर्माण हो रहा है। NADP जो बनते हैं यहाँ पर कितने बनेंगे? 2 NADPH2 भी बनते हैं और 2 NADPH2 ETS के माध्यम से 6 ATP का आगे उत्पादन भी करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन कि जब ये पायरुविक एसिड बन गया तो जो दूसरी प्रोसीजर होगी वो दूसरी प्रोसीजर होगी लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को ही बोलते हैं गेटवे पाथवे। कौन सा पाथवे कहा जाता है उसे? गेटवे पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो गेटवे पाथवे भी इसी का दूसरा नाम है, तो गेटवे पाथवे भी कहते हैं। ये जो क्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये कहाँ होगी? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसमें होगा ये कि जो पायरुविक एसिड अभी अभी बना है ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड जो है उसमें कार्बन की संख्या होती है 3, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कार्बन होते हैं 2, इसलिए यहाँ पर CO2 भी निकलेगी। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और यहाँ पर पहली बार CO2 का क्या होगा? निष्कासन। तो CO2 का निष्कासन पहली बार कहाँ होता है? लिंक रिएक्शन के अंदर होता है। और जो लिंक रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल निभाते हैं, जैसे मैग्नीशियम। एक रिएक्शन से अपन समझ लेते हैं शॉर्ट में। ये है हमारा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड हमें इसमें ऑक्सीडेशन करना है और बनाना है एसिटाइल कोएंजाइम A। निकलती है CO2। क्या निकल जाती है इसके अंदर? CO2 गैस का निष्कासन होता है। इस क्रिया में जो एंजाइम काम आता है वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रो
डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए एक्टिवेटर के रूप में ज़रूरत पड़ती है मैग्नीशियम की। इसके अलावा यहाँ पर लाइपोइक एसिड भी भाग लेता है। कौन सा एसिड है? लाइपोइक एसिड। लाइपोइक एसिड भी इसमें प्रयुक्त होता है। लाइपोइक एसिड को La लिखते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम A भी भाग लेता है। कौन भाग लेता है इसमें? कोएंजाइम A भी भाग लेता है। इसके अंदर थायमीन पायरोफॉस्फेट भी भाग लेता है, TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम A, लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इन सब की उपस्थिति में जैसे ही ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो यहाँ पर NADH2 भी बनते हैं। 2 NADH2 का उत्पादन भी होता है। यानी जब लिंक रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो लिंक रिएक्शन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन का क्या हुआ की वजह से हुआ ऑक्सीडेशन। तो यह ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा अपन ने। ये जो क्रिया होती है उसमें अंतिम उत्पाद एसिटाइल कोएंजाइम A होता है और यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है उस पायरुविक एसिड के 2 अणु कंज्यूम होते हैं। एक साथ ही कितने अणु काम आ रहे हैं? 2 अणु। परिणाम स्वरूप यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाते हैं और एक एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन होते हैं 2, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर CO2 के अणु भी कितने निकलते हैं? 2 और 2 NADH2 बन जाते हैं। तो 2 NADH2 निकले। 2 NADH2 जो बनेंगे ये आगे चल कर के ETS के माध्यम से हमें ATP कितने देंगे? तो ETS में जाएंगे तो हमें ATP देंगे 6। कितने ATP का उत्पादन करने वाले हैं आगे चलकर? 6 ATP का उत्पादन। तो जो लिंक रिएक्शन स्पेशली चलती है जिसमें पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है उसमें 2 NADH2 का उत्पादन भी होता है। ये जो NADH2 हैं ये ETS के माध्यम से ही ATP देते हैं। इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन नहीं चलता। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की जो क्रिया होती है उसमें से डायरेक्ट यहाँ पर ATP का कोई उत्पादन नहीं होता है। बनने वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये ग्लाइकोलाइसिस, कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी भी कहलाता है। बीच की योजक कड़ी कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A को कहता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। हर एग्जाम के अंदर जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखा हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, मैट्रिक्स में होगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, CO2 का निष्कासन होगा और 2 NADH2 बनेंगे। इस क्रिया में इतने सारे फैक्टर्स भाग लेते हैं। लाइपोइक एसिड होता है, कोएंजाइम A होता है, TPP होता है और मैग्नीशियम एक्टिवेटर का कार्य करता है। क्लियर? इसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है ये जाता है क्रेब्स साइकिल में। ये किस में भाग लेगा दोस्तों? क्रेब्स साइकिल के अंदर भाग लेगा। तो नेक्स्ट जो अपना साइकिल चलता है वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल होता है उसी को बोलते हैं TCA साइकिल। कौन सा साइकिल? TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और सिट्रिक एसिड चक्र जो है उसी का आजकल नाम पड़ गया है एम्फीबोलिक पाथवे। इसी को आजकल क्या कहने लगे हैं? एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो इसे एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। एम्फीबोलिक पाथवे किसे कहा जाता है? तो सिट्रिक एसिड चक्र को, TCA चक्र को। इसे सिट्रिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रिया के अंदर बनने वाला जो शुरुआती प्रोडक्ट होता है वो
सिट्रिक एसिड होता है, 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड होता है जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। एम्फीबोलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ मध्यवर्ती स्पेसीज बनती हैं, मध्यवर्ती स्पेसीज बनती हैं, और जो मध्यवर्ती स्पेसीज हैं उनका दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट के उत्पादन में भी उनका यूज किया जाता है। जैसे कि जो सक्सिनिल कोएंजाइम है, उस सक्सिनिल कोएंजाइम ए पोरपायरिन यौगिकों का निर्माण करता है। एक इसमें मिडिल स्पेसीज बनती है, उससे बोलेंगे सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और सक्सिनिल कोएंजाइम ए से पोरपायरिन यौगिक बनते हैं। कौन से यौगिक? पोरपायरिन यौगिक बनते हैं, पोरपायरिन यौगिक बनाता है। और पोरपायरिन यौगिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे क्लोरोफिल। क्या बनता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का निर्माण करने में सक्सिनिल कोएंजाइम ए का रोल होता है, इसीलिए इसे आजकल एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। या फिर यो समझ सकते हैं कि इसमें कुछ एक 5 कार्बन वाला यौगिक है पायरुविक एसिड, जिसे अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड कहते हैं, उसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स में किया जाता है। अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटामिक जो एसिड है इसका यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स के संश्लेषण में। अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड का यूज किस में किया जाता है? एमिनो एसिड्स। तो इससे एमिनो एसिड्स का उत्पादन भी किया जाता है। ऐसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, या इसी क्रिया में बनने वाला जो एक प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है, तो पायरुविक एसिड है या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है या अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड है, इन सभी से एमिनो एसिड का उत्पादन करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन भी इससे किया जाता है, इसीलिए इसे आजकल कहने लगे हैं एम्फीबोलिक पाथवे। तो देखिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, चक्रिक भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो क्रिया होती है उसमें बनने वाला जो पहला यौगिक है वो पहला यौगिक कौन सा रहेगा? पहला कंपाउंड रहता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनता है, और सिट्रिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? 6, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं 3, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक। इसकी जो खोज की गई थी वो खोज करने वाले थे हेनरी क्रेब्स। किसने खोजा था? हेनरी क्रेब्स के द्वारा सबसे पहले इसे खोजा गया था, इसीलिए इसे उन्हीं के नाम पर बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एम्फीबोलिक क्यों कहा? क्योंकि इसमें मध्यवर्ती कुछ स्पेसीज बनती हैं, और इन मध्यवर्ती स्पेसीज से बनते हैं दूसरे प्रकार के यौगिक, जैसे सक्सिनिल कोएंजाइम ए पोरपायरिन यौगिकों का निर्माण करता है, क्लोरोफिल। अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड का निर्माण करता है। ऐसे ही पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड होता है, उससे भी एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है। ऐसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, उससे भी एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है। तो इसमें जो कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जो मध्यवर्ती के रूप में बनती हैं, उस मध्यवर्ती स्पेसीज का उपयोग दूसरे यौगिकों के निर्माण में करते हैं, इसलिए इसे एम्फी बोलते हैं। मतलब ये कॉमन सा पाथवे भी कहलाता है। इस क्रिया जो संपन्न होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। इसके सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद है, अपवाद सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये जो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। कौन सी मेम्ब्रेन पर? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? मैट्रिक्स के अंदर मिलते हैं। लेकिन इसका एकमात्र एंजाइम कौन सा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आंतरिक झिल्ली पर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की झिल्ली होती है उस आंतरिक झिल्ली पर यह पाया जाता है।
तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखते हैं कि इसमें जो साइकिल चलता है वो साइकिल में होता क्या है वास्तव में। ये इसका साइकिल कि किस प्रकार से क्रिया संपन्न होती है। देखिए पायरुविक एसिड, अभी अपन ने देखा कि जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड किस में बना, तो ये पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और ये ग्लूकोज से बना था। ग्लूकोज का एक अणु था, ये किस में गया, ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र में गया, और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हुई तो इसके अंदर पायरुविक एसिड के कितने अणु बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। हमने यहाँ पर एक की बात कर रखी है, तो यहाँ पर ये 2 पायरुविक एसिड के अणु बने। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पर हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, और साइटोप्लाज्म में इसमें ना तो ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत पड़ी, ना CO2 का कोई निष्कासन हुआ। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और CO2 का निष्कासन भी नहीं होता है, मतलब इसमें डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता। आगे चलकर ये पायरुविक एसिड फिर पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो लिंक रिएक्शन में अपन ने देखा था वही है। ये लिंक रिएक्शन में यहाँ पहली बार CO2 निकली, और CO2 जैसे निकलती है तो यहाँ पर NADPH2 भी कितने बन गए थे, 2, जो अभी अपन ने लिंक रिएक्शन में लिखे थे। तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बने, वहाँ पर CO2 के अणु भी बने, और वहाँ पर एंजाइम जो काम आ रहा था वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ था, जिससे बन गया था हमारा प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये अब जाएगा लिंक TCA साइकिल में, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक या क्रेब्स साइकिल में। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 कार्बन और यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, ये 4 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, पानी के अणु एक कंज्यूम होगा और पहला स्थायी प्रोडक्ट बनाता है सिट्रिक एसिड। यहाँ पर पहली बार सिट्रिक एसिड का उत्पादन हो रहा है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। सिट्रिक एसिड में कार्बन होते हैं 6, 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं और इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि ये जो क्रिया है इसमें बनने वाला पहला स्थायी यौगिक कौन सा है। तो ये वास्तव में किससे बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की क्रिया से बना। पहली बार यहाँ पर पानी के अणु कंज्यूम हुए, प्रयुक्त होता है। ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड से फिर पानी का अणु निकल जाता है, और पानी का अणु निकलता है तब अपन उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसे हुआ, एंजाइम आया एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम की वजह से ये जो सिट्रिक एसिड है वो सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पानी के अणु निकल गए जिससे सिस एकोनिटिक में, और वापस से पानी के अणु जैसे जुड़े तो ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी कुछ नहीं हुआ, पहले अणु निकल गए थे तो सिस एकोनिटिक और पानी के अणु वापस जुड़ गए तो ये सिट्रिक एसिड अब कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रिक एसिड में। यहाँ पर जैसे ही आइसोसिट्रिक एसिड बनता है जो इसके अंदर भी कार्बन की संख्या 6 ही होती है, यहाँ पानी के अणु निकलने से आइसोडीहाइड्रोजनेज, देखिए आइसोडीहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन भी निकलेगी। यहाँ भी डिहाइड्रोजनेज था, हाइड्रोजन निकल रही थी, और जैसे ही हाइड्रोजन निकलती है तो उसको ग्रहण कौन कर लेता है, NAD+, क्योंकि जो NAD+ है वो जैसे ही H+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ये H+ को ग्रहण कर लेता है, और ये H+ बदल जाता है NAD+ बदल जाता है NADH2 में। यहाँ पहली बार NADH2 निकल रहा है। यहाँ तक का जो प्रोसीजर था, यहाँ तक का ये तो लिंक रिएक्शन का ही था जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये तो लिंक रिएक्शन का ही था। यहाँ इसमें पहली बार NADH2 बन रहा है, और ये NADH2 उच्च ऊर्जा का यौगिक है जो ETS में भाग लेकर ATP का उत्पादन करेगा। यहाँ आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है, और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ CO2 निकल रही है। देखिए यहाँ पर पहले कहीं भी CO2 नहीं निकली,
यहाँ पहली बार CO2 निकलती है, और जब CO2 यहाँ पर निकलेगी तो ये डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हुई, इसलिए एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है ये? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग ले रहा है। और डीकार्बोक्सिलेशन जैसे ही होगा तो ये बदल जाता है, एक कार्बन कम हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, जो 5 कार्बन वाला यौगिक है। ये जो 5 कार्बन वाला यौगिक है, इसी का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और एमिनो एसिड्स के संश्लेषण में भी किया जाता है। यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से कन्वर्ट होता है, फिर आगे सक्सिनिक कोएंजाइम ए का। देखिए यहाँ कार्बन 5, सक्सिनिक के अंदर 4, मतलब यहाँ भी CO2 का एक अणु निकल गया। ये मतलब यहाँ भी अल्फा ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने भाग लिया और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हुई। पहली बार जैसे ही यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज आया, देखो ये डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर आया, डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज ने भाग लेता है वहीं पर NADH2 बाहर निकलता है, जिसकी वजह से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब आगे चलकर सक्सिनिक एसिड बनता है तो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम भाग लेता है। एक पानी के अणु भी प्रयुक्त होते हैं। पानी का अणु यहाँ पहली बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ और यहाँ पर पहली बार प्रयुक्त हुआ था, तो एक अणु यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, एक अणु यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, एक यहाँ पर लग रहा है, तो 3 अणु इसमें काम आते हैं। तो 3 अणु पानी के भी लग जाते हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, और ये 3 अणु जो खर्च हो रहे हैं वो क्या देते हैं आगे चलकर? H+ देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो H+ जैसे ही आता है तो उसको NAD+ खींच कर बदल देता है NADH2 में। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही H2 बना तो इस क्रिया में GDP से GTP बनता है। GDP से क्या बनता है? GTP। GTP जो है वो GTP, CTP, TTP, इनके द्वारा एक ही ATP का उत्पादन होता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो GTP है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, या CTP साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, TTP थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। तो GTP, CTP, TTP ये जो होते हैं इनके अंदर एक ही ATP छुपा रहता है। आपके जो NCERT की बुक्स है उस NCERT की बुक्स में यहाँ पर डायरेक्ट ही दे रखा है कि जैसे ही ये अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है तो यहाँ पर ये GTP बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो NCERT बुक है उसमें डायरेक्ट दे रखा है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड से दे रखा है अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड का जैसे ही निर्माण होता है तो उसी क्रिया के दौरान ये यहाँ पर GTP दे रखा है। जो NCERT की बुक है उसकी भाषा में यहीं GTP का उत्पादन होता है। इन राजस्थान बोर्ड और बाकी की जो पुरानी सारी किताब हैं उनके अंदर GTP को इधर सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन के दौरान दे रखा है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाए कि पहली बार GTP का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको NCERT के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि NCERT की जो भाषा है उसमें GTP यहीं दे रखा है। तो अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है तो उसी टाइम पर GTP बनता है। तो आपको ये जो GTP है यहाँ की बजाय यहीं करके आना है। क्लियर बात? क्योंकि NCERT में ऐसा है। बाकी की जो बुक्स हैं या पहले पुरानी कोई भी बुक्स है या अदर कोई भी अच्छी बुक पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड की, तो उसके अंदर यहाँ पर एक अलग प्रोसीजर है। ये जितने भी मैंने पिंक कलर के गोले कर रखे हैं ये सब NCERT के हैं। NCERT के अंदर ही सिट्रिक एसिड है, डायरेक्ट बना दिया है 5 कीटो ग्लूटामिक एसिड और सक्सिनिल कोएंजाइम, और सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये NCERT के। बाकी के अपन थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं, इसलिए सही तो है यही, लेकिन NCERT ऐसा बोलती है और हम जब कोई भी एग्जाम देता है RPS से रिलेटेड वो NCERT को ही फॉलो करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर GTP को टिक करके आना है। क्लियर बात? ये थोड़ा सस्पेंस वाला था, यहीं करके आना है, यहाँ पर नहीं। सक्सिनिक जो एसिड है इससे बनेगा मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक से मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखिए यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमेशा हाइड्रोजन मुक्त करवाता है और उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला कोई तो होता है। यहाँ पर है FADH2।
एक FADH2 आगे चलकर जब ऑक्सीडाइज होगा, ETS में जाएगा, तो एक FADH2 से कन्वर्जन की क्रिया के दौरान 2 ATP का उत्पादन होता है। तो एक जो GTP है, उस एक GTP से जो उत्पादन होता है वो 1 ATP का होता है। एक NADH2 से उत्पादन होता है वो 3 ATP का होता है। एक FADH2 से उत्पादन होता है वो 2 ATP का होता है। FADH2 पहली बार यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय, और फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज की वजह से यहाँ पर पानी के अणु कंज्यूम हो जाता है, काम आ जाता है, और मैलिक एसिड का निर्माण होता है। ये जो मैलिक एसिड है फिर मैलिक डिहाइड्रोजनेज मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन और NAD+ कन्वर्ट हो गया NADH2 में। ये क्रिया में आपको मेन क्या याद रखना है कि क्रमागत कौन कौन से मेन प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए, मेन पहला प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, दूसरा है 5 कार्बन वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। एक CO2 निकली होगी, इसलिए यहाँ पर कार्बन कितने रह गए? 5। यहाँ भी CO2 निकली होगी, इसलिए कार्बन कितने रह गए? 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी CO2 का अणु नहीं निकलता है। देखिए, यहाँ पर CO2 कहीं भी नहीं निकल रही है, इसलिए इनमें सब में कार्बन कितने हैं? 4 है, क्योंकि CO2 निकलते ही कार्बन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर कार्बन, ये 2 अणु काम आ रहे थे, यहाँ CO2 निकलने की वजह से कितने रह गए? 4 एसिटिल कोएंजाइम A के। तो ये एक एसिटिल कोएंजाइम A के अंदर 2 कार्बन ही रहे, 2 अणु बन रहे हैं, इसलिए वहाँ पर 4 कार्बन हैं, लेकिन यहाँ 2 कार्बन, 4 ये काम आते हैं, तब जाकर पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन वाला बनता है। तो इस साइड में कहीं भी CO2 का निष्कासन नहीं होता। ये CO2 का जो निष्कासन होता है वो इस जगह पर ही हो रहा है, इधर ही होता है, अर्थात डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2 का निकलना, और डीहाइड्रोजनेज का मतलब हाइड्रोजन निकलेगी। जहां डीहाइड्रोजनेज होगा वहां पर कोई ना कोई हाइड्रोजन ग्राही होगा, वो FAD हो सकता है, वो या NAD+ हो सकता है, और NAD है तो NAD आगे बदलेगा NADH2 में, और FAD है तो FADH2। हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन दोनों के अंदर तो FADH2 और GTP नहीं बनते, क्रेब्स साइकिल के अंदर बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में एक ही FADH2 बनता है, और वो है सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड के निर्माण के समय। एक ही GTP बनता है। GTP आपको बोल दिया था, जो अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड है वो सक्सिनिक के समय, आपको यही सुनना है। ये बाकी बनता तो वहाँ है, लेकिन NCERT में ऐसा ही दिया गया है, इसलिए आपको यही सुनना है। GTP यही कन्वर्ट निकलता है, और एक GTP से आगे चलकर बनते हैं एक ATP, एक FADH2 से 2 ATP, एक NADH2 से 3 ATP का उत्पादन। यहाँ पर ATP डायरेक्ट कहीं नहीं निकलता, यहाँ पर कहीं भी एक भी डायरेक्ट ATP का उत्पादन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन की क्रिया नहीं चलती। तो इसमें सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन नहीं चलता, यहाँ पर ETS के माध्यम से ही सारे ATP का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, इसको एक सारांश के रूप में देखें तो ये देखिए, ये रिएक्शन ये बता रही है कि यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम A था, उस एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे ही पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो गया तो बनेंगे CO2। क्या बनेंगे भाई? CO2 और H2O बनने वाले हैं। यहाँ इस क्रिया में 3 पानी के अणुओं की भी हमें जरूरत पड़ी थी। कितने पानी के अणुओं की जरूरत पड़ी थी? 3 पानी के अणु। वो 3 पानी के जो अणु थे, वो 3 पानी के अणु कहाँ थे? देखिए, एक पानी का अणु यहाँ पर काम आया था, एक पानी का जो अणु है वो यहाँ पर काम आया था, एक पानी का अणु यहाँ पर काम आया था। तो कितने पानी के अणुओं ने भाग लिया? 3 ने। यहाँ पर 3 पानी के अणु भी खर्च हुए, और जैसे 3 पानी के अणु खर्च हुए, तीन NAD+, एक FAD+, एक GDP, ये कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्ट होते हैं तो बनता है CO2 प्लस
H2O और ये 3NADH2। 3NADH2 ये किस में जाएगा? ETS में, और ETS में जाकर के ऊर्जा देगा 9 ATP का। ये FADH2 ये भी किस में जाएगा? ये भी ETS में, और ETS में जाकर ऊर्जा देगा 2 ATP का। ये GTP किस में जाएगा? ETS में, ये ऊर्जा देगा 1 ATP। यानी कि यहाँ जो एक एसिटाइल कोएंजाइम जब पूरी तरह ऑक्सीडाइज होता है तो उससे ETS के माध्यम से टोटल कितने ATP बन रहे हैं? 12 ATP। कितने ATP बन रहे हैं? 12 ATP बन रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्रयुक्त होते हैं एक बार में 2 होते हैं, इसलिए 24 ATP का उत्पादन होता है। दो एसिटाइल कोएंजाइम से 24 ATP का उत्पादन होता है। यदि हम इसी क्रिया में यूं लिख दें कि 2 पाइरुविक एसिड, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम किससे बना था? पाइरुविक एसिड से। तो पाइरुविक एसिड से यदि पूरी तरह पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए, पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाए, तो पूर्ण ऑक्सीडेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप, तो हमने लिंक रिएक्शन में कितने लिखे थे? 6। लिंक रिएक्शन में 6 लिखे थे। तो वो 6 यदि यहाँ पर पाइरुविक एसिड शब्द ही यूज कर लिया जाए तो यहाँ पर ATP कितने हो जाएंगे? तो 6 तो वो हैं और 24 ये हैं। कितने ATP हो जाएंगे? 30 ATP का उत्पादन होगा। 30 ATP का उत्पादन होता है। तो यदि पाइरुविक एसिड से डायरेक्ट बोले तो पूरा पाइरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो 2 NADH2 बनते हैं जो 6 ATP देते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्सीकरण की क्रिया कंप्लीट होती है और जब क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है तो 24 ATP वो होते हैं। तो 6 और 24 कितने हो गए? 30 ATP अणुओं का उत्पादन होता है। जबकि उधर अब इसको एक सारांश के रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि यदि लिंक रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस है, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस पहला प्रोसीजर यही था। दूसरा था लिंक रिएक्शन, तीसरा था क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर जो ATP बने थे वो ETS के माध्यम से कितने बने? ETS के माध्यम से, तो ETS के माध्यम से बने थे 2 NADH2 से 6 ATP। कितने ATP बन गए? 6 ATP। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बने थे 4 ATP। इनमें से जो खर्चा आया था, इसमें से खर्चा आया था, वो खर्चा कितने का आया था? 2 ATP का आया था, 2 ATP का। इसलिए यहाँ पर 2 खर्च हो जाते हैं तो यहाँ से ATP कितने उत्पादित हुए? 8 ATP का यहाँ लाभ हुआ था। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ETS ही चलता है और ETS के माध्यम से 2 NADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं और ये बनाते हैं 6 ATP। यहाँ पर हमने देखा कि 3 NADH2 बनाते हैं, 1 FADH2 बनाता है, 1 GTP बनाता है। ये तो होते एक एसिटाइल कोएंजाइम से, और यदि 2 से देख रहे हैं तो 2 अणु एक साथ ऑक्सीडाइज होते हैं। परिणाम स्वरूप इससे बना 9 + 2 11 और इससे 1, यानी कि 2 × 12 = 24। कितने ATP हो गए? 24 ATP यहाँ से बनते हैं।
क्योंकि एक साथ दो एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है, दो अणुओं का ऐसा होता है, इसलिए ऐसे। अतः अपन लिख सकते हैं कि यदि रिजल्ट निकाला जाए तो एक ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा कुल 38 एटीपी अणु बनते हैं। कुल 38 अणु एटीपी के, यानी 24 ये हैं, 6 ये हैं और 8 ये हैं। इसमें सारे के सारे ETS के माध्यम से बनते हैं, वहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से बनते हैं। इसलिए अपन याद रख लेते हैं कि एक ग्लूकोज जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें बनने वाले कुल ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 38 ATP अणुओं का उत्पादन होता है। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स चक्र, उसमें कैसे कैसे ATP बनते हैं, कौन से एंजाइम आते हैं, कितने CO2 कंज्यूम होते हैं, कितने H2 होते हैं। तो विशेषकर हमें ATP ध्यान रखना, कहाँ चलता है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन एंजाइम कौन सा है। ये सारी बातें अपन ने की। यहाँ से आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।